नमस्कार। संसद के समक्ष मुद्दे हमारे बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बेहद खास इसलिए क्योंकि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। पहला चरण 13 फरवरी 2026 को संपन्न होगा और संसद 9 मार्च 2026 को दोबारा से एकत्रित होगी। और ये सार्थक बहस और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बजट सत्र विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी के दिन केंद्रीय बजट पेश होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा भी होगी। आपको यह भी बता दें कि भारतीय संसद का बजट सत्र परंपरागत रूप से 2 चरणों में विभाजित होता है, ताकि विभाग से संबंधित स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों के लिए बजट प्रस्तावों और अनुदान की मांगों की जांच कर सकें। ये विराम संसदीय स्थायी समितियों को बजटीय मांगों का अध्ययन करने, विभागीय व्यय की जांच करने और रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम बनाता है। सबकी नजरें इस बजट पर लगी हुई हैं। क्या कुछ तैयारी है सरकार की और क्या कुछ है विपक्ष की उम्मीद, उनकी मांगे, उनका सरकार को सुझाव, इसी पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। गोपाल कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ अनमोल पवार भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आपके। और हमारे साथ अमरा राम भी जुड़े हुए हैं, एमपी हैं सीपीआई एम से। बहुत स्वागत है हमारे सभी मेहमानों का। हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले गोपाल अग्रवाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, इसे विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप बजट कहा जा रहा है। क्या कुछ सरकार की तैयारी है कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे? देखिए, बजट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का 2047 का संकल्प हम सबके सामने रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए भारत को आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा होना बहुत आवश्यक है। और अगर इस बजट सेशन को हम पिछले 11 बजट के साथ भी मिला के देखेंगे, जिस तरह से पिछले कई बजट सेशंस में आर्थिक के मार्ग पर प्रशस्त भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे डायरेक्ट टैक्स को इंडिविजुअल के लिए कम करने तक 12 लाख के एग्जम्पशन लिमिट देने की बात है, कॉरपोरेट टैक्स को 25% के नीचे लाने का कार्य था, और पिछले बजट में जीएसटी जेन नेक्स्ट रिफॉर्म्स के अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्स को आज 10% से भी नीचे के दर पे लेके आ गए हैं। उसके कारण टैक्स तो बहुत कम हुआ ही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकार हर बार 11 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर कर रही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यह उस फाउंडेशन को और मजबूत करके नई दिशा देगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है। अभी आज ही जैसे हमने बहुत बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया। इससे पहले जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इन सब के साथ भी जो हमने बायलैटरल ट्रेड डील्स किए हैं, उनका भी लाभ हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिले, हमारे कृषि क्षेत्र को की प्रगति हो, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत जो ग्लोबल कंपटीशन है उनको भी कम करने का काम किया है। डिफेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। भारत के इंटरेस्ट को आगे रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे तेज गति प्रदान करना, उसका रोड मैप इस बजट में आएगा। और साथ में ही कुछ जो महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि अब पिछली बार स्टैंडिंग कमेटी के पास चले गए थे, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम एक्सप्रेस रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आईबीसी अमेंडमेंट है, उसके साथ विकसित भारत उच्च शिक्षा अधिष्ठान का बिल है, फाइनेंशियल सेक्टर के जो रेगुलेटर्स हैं उनको मर्ज करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट कोड वाला जो बिल है। तो आर्थिक रूप से संपन्न भारत बनाने का रोड मैप मुझे लगता है इस बजट के अंतर्गत, इस सेशन के अंदर आएगा हमारे सामने। कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी हैं, वह भी रहेंगे। अपोजिशन के जो इश्यूज होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि एक समर्थ भारत, सशक्त भारत बनाने के लिए रोड मैप की तरफ के लिए यह फाउंडेशन लेड आउट करेगा।
बिल्कुल। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार का विजन आपने देखा कि सबका साथ सबका विकास, एक समर्थ और सशक्त भारत और एक्सप्रेस रिफॉर्म्स की बात सरकार कर रही है, ऐतिहासिक जो आज डील हुई है उसकी बात भी की है। किस तरह से विपक्ष का योगदान समर्थ और सशक्त भारत में इस बार सत्र में देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। पिछले 3 बजट सेशन से मुझे लगातार मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनके साथ हमें विपक्ष के रूप में बजट सेशन के डिस्कशन में शामिल होने का मौका मिल रहा है। और जितने भी हमने डिस्कशंस में शामिल हुए, जो भी भाजपा के प्रतिनिधि आते वो यही कहते, हम आगे ये करेंगे, आगे ये करेंगे। भैया 11 साल में आप क्या क्या उसका तो आप रिपोर्ट कार्ड देते नहीं, क्योंकि आपकी तो मास्टर स्ट्रोक थी नोटबंदी वगैरह, उन पर मैं जाना नहीं चाहता, पर इन चीज़ों पर तो पिछले 3 बजट से कम आम आदमी पार्टियों में ये सुन रहे आगे का हमारा ये रोड मैप है। भैया रोड मैप में आपने आज तक क्या है 11 साल से वो पता नहीं। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या हमारे मुल्क के पास ये है कि एम्प्लॉयमेंट चरम पर है, खास करके यूथ एम्प्लॉयमेंट। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अर्बन एरियाज में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% है, 20%। विकसित भारत हम सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि भारत प्रगति ना करे, पर वो प्रगति में कैसे हमारे यूथ और युवा हिस्सेदार बनेंगे। एआई को लेकर स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है, पूछ लेते हैं। एआई फिनटेक को लेकर पिछले 1-1.5 साल से इस पर चर्चा हो रही, कोई पॉलिसी नहीं आ रही है। आज अगर हम देखें इन्फ्लेशन पर, जब इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, और फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो सेविंग्स है परिवारों के अंदर वो ऑल टाइम लो पर है, पर्सनल लोन्स ऑल टाइम हाई पर है। तो कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक चीज है जिससे रिफॉर्म करना चाहिए, खास करके टैक्स रिफॉर्म्स, उस पर चर्चा नहीं होती। 2 चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। जीएसटी में विपक्ष के प्रेशर के बाद कुछ रिफॉर्म्स लाया गया, लेकिन उसका लाभ पब्लिक को नहीं मिला। जितनी भी कंपनी थी उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, जीएसटी का जो रेट कम है उसका लाभ नहीं मिला। दूसरी चीज, टैक्स रेट में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आदमी आज अगर 100 रुपया खर्च करना चाहता है औसतन, उसको 150 रुपया कमाना पड़ता है। 30 रुपया टैक्स, 18 रुपये जीएसटी। ये कमाने के बाद आज आपको भारत में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है? मैं आपके दर्शकों से ये बात समाप्त करता हूं, भगवान ना करे अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, एम्बुलेंस भी समय पर आएगी कि आपको सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट ठीक मिलेगा? आपको वही निजी अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो मिडिल क्लास जो टैक्स भरता है, जो बोझ उठाता है, उनके लिए ये सरकार कुछ नहीं करती। ये एंटी मिडिल क्लास, एंटी हाई नेटवर्क, एंटी प्रोग्रेसिव सरकार है। इसीलिए सबसे ज्यादा माइग्रेशन इंग्लैंड के बाद भारत से हो रहा है, और इनके सारे नेता दुबई में घर खरीद रहे, भाजपा वाले। हमारे साथ आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़े हुए हैं। पवार साहब, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं? देखिए, ये इस सरकार का 11वां बजट है, 12वां बजट है। पिछले 11 साल इन्होंने बजट पारित किए, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की, कहा कि विकसित भारत करेंगे, हम जो है 2047 तक सशक्त भारत बनाएंगे। सब लोग चाहते हैं भारत सशक्त बने, लेकिन इस सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि भाई 11 साल में आखिर आपने क्या किया? क्या आज देश के आम आदमी को अच्छे सरकारी स्कूल और मुफ्त शिक्षा मिल रहे हैं? नहीं। क्या आज देश के आम आदमी को अच्छे सरकारी अस्पताल और मुफ्त इलाज मिल रहा है? नहीं। क्या हमें देश की राजधानी में साफ पीने का पानी मिल रहा है? नहीं। क्या हवा साफ है? जहरीली हवा में हमें सांस लेना पड़ रहा है। और इस सरकार के ही आंकड़े हैं कि इन टर्म्स ऑफ नेशनल पर कैपिटा वी आर रैंक्ड 124। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो 105 नंबर पे हम 124 में से। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो 140 नंबर पे हैं। टॉप 1% जो है वो देश की 40% आमदनी कर रहा है, और बॉटम 50% जो है वो केवल 10% आमदनी। गरीब आदमी 64% जीएसटी कंट्रीब्यूट कर रहा है। देश के एजुकेशन और हेल्थ बजट पे केवल 2% खर्च कर रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो देश बढ़ेगा कैसे? जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो देश बढ़ेगा कैसे? इन्होंने कहा कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, आज तक नहीं हुई। इन्होंने वादा किया स्किल इंडिया, फेल। जनधन, फेल। स्मार्ट सिटीज मिशन, फेल। उज्ज्वला योजना, फेल। इनकी सारी नीतियां फेल हैं। बुलेट ट्रेन आज तक हमें कभी दिखाई नहीं दी। तो जो भी इनके दावे किए जा रहे हैं वो सारे खोखले हैं। जनता 11 साल बाद यह जानना चाहती है कि क्या आपने जो भी वादे किए थे उनमें से आप कोई पूरा कर पाए या नहीं। इस तरह के बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होगा। आज सच्चाई यह है कि धरातल पे जाके देखिए लोगों की जिंदगी में क्या अमूलचूल परिवर्तन आया, क्या उन्हें 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं मिल पाई या नहीं, यह सवाल है। और इस सवाल का जवाब इस सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि सरकार ने देश के आम आदमी के लिए कुछ किया ही नहीं। इसने केवल अपनी राजनीति की है।
जी गोपाल जी, आपने तहसीन जी के सवाल भी सुने और पवार जी के सवाल भी सुने। क्या कुछ आपका जवाब है, किस तरह से सरकार जो है इसमें संतुलन बनाना चाहती है जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं और जब हम योजनाओं को लागू करने की बात करते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डेटा को गलत ढंग से जो आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्लेस कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आज हमारा जिस तरह से 25 करोड़ से ऊपर लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में पिछले 4 साल में सक्षम हुए हैं, इसको वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। उज्ज्वला योजना को ये कह रहे हैं फेल है। 9.5 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दे चुके हैं, कि 5.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर दे चुके हैं। 11 करोड़ से ऊपर शौचालय का निर्माण हो चुका है। 55 करोड़ से ऊपर जनधन अकाउंट के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं और 50 लाख करोड़ का जो जन कल्याणकारी योजनाओं का, सोशल वेलफेयर स्कीम का पैसा सीधा क्लिक ऑफ बटन से लोगों के, गरीबों के खाते में जाता है, जिसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आज ग्लोबल एप्रिसिएशन हो रहा है। एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15% ही हम ट्रांसफर कर पाते हैं, एक्चुअल जो खर्चा करते हैं आज 100% पैसा गरीबों के खाते में जिसके लिए जाना है उसके पास जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देख लीजिए, प्रधानमंत्री की जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के काम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आज 2 लाख से ऊपर स्टार्टअप हमारे देश में खड़े हो चुके हैं। 300 से ऊपर स्टार्टअप स्पेस टेक्नोलॉजी में है। हमारा एक समय 90% जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट था वो विदेशों से आता था। पिछले साल 68% हमने डिफेंस रिक्वायरमेंट भारत में बनाई है। आज सेमीकंडक्टर भी बना रहे हैं, चिप भी बना रहे हैं और शिप भी बना रहे हैं। आज देखिए, वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक फोरम को देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक में किसी भी बात को देख लीजिए, किसी रेटिंग एजेंसी को देख लीजिए, भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली GDP ग्रोथ रेट को आज हम लगातार प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले समय में नॉमिनल GDP 10% से भी ऊपर होने वाली है। तो यह सब चीजों को नगण्य करना और यह कहना कि आगे के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, पिछले बजटों के 11 बजट को मैं यहाँ बता सकता हूँ कितने अचीवमेंट हैं। लेबर कोड कितने दिनों से पेंडिंग पड़े थे, वो इंप्लीमेंट कर दिए गए। किस तरह से अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत सरकार ने PLI स्कीम्स के माध्यम से बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं और आने वाले समय में इन चीजों को और तेजी से आगे लेके जाने वाले हैं। बिल्कुल। अभी तक मैं अपने मेहमानों से ये कहना चाहूंगी, जब हम संसद के समक्ष मुद्दों की बात करते हैं तो हम उन मुद्दों की बात करते हैं जिससे कि सदन में एक प्रोडक्टिविटी आए, विपक्ष आए, वो सरकार के पास चर्चा में समाधान लेकर आए, सुझाव लेकर आए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का प्रोग्राम ये नहीं है। आपके पास आऊंगी, पहले हमारे पास CPIM से अमरा राम जी भी मौजूद है, बिल्कुल पूरा टाइम मिलेगा। अमरा राम जी, आप बताइए कि आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार ने 11 बजट, भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार ने 11 बजट रखे हैं और इन बजटों का रिजल्ट है वो जनता के लिए नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, अंबानी, अडानी, अगर आप देखिए कि अडानी और अंबानी की संपत्ति इस 11 साल में जितनी बढ़ी है, मैं समझता हूँ आम आदमी, किसान की आत्महत्या और ग्रामीण मजदूर की आत्महत्याएँ बढ़ी हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी बेरोजगारी है। इन्होंने वायदा किया था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ को काम देंगे, काम देने वालों को छीन रहे हैं। काम की 100 दिन की गारंटी थी, उसको छीनने का काम कर रहे हैं और 100 दिन का नहीं दिया और 125 दिन का वायदा कर रहे हैं। वैसा ही जैसा 15 लाख रुपया काला धन ला करके हर देशवासी के खाते में देने की बात करते थे, 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे, स्वामीनाथन के अनुसार भाव देने की बात कर रहे थे। आज किसान, मजदूर, आम नौजवान त्रस्त है। जहाँ तक श्रमिकों ने अपने संघर्ष के बल पे जितने कानून बनाए थे उनको सबको समाप्त करके बड़ी बड़ी देसी और विदेशी कंपनियों के लिए 4 लेबर कोड बनाए हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। मतलब इस देश के मजदूर को चूसने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को जिस तरह के 11 बजट आए हैं, हम तो चाहते हैं कि इस देश की आम जनता 90% लोगों के लिए बजट आए, न केवल कंपनियों के लिए आए। आप सेमी कंडक्टर की अभी अग्रवाल साहब बात कर रहे थे,
टाटा कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट लगाए जिनमें 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का काम किया है, और वही कंपनी इनको चंदा देने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी अब उतार पे है। 400 पार की बात करते थे, वो 240 पे आ गए। चलिए अमरा जी, 303 से ये जो निश्चित है रूप से आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, सरकार को आपके सुझाव क्या हैं ये पूछा था। और सुझाव अगर हम हमारा तो सरकार ये के है कि कामों की वो बात करें, किसान लंबे के समय लिए, तक नौजवान के लिए, आप भी मजदूर के लिए काम बिल्कुल। करे, इसकी बजाय बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही है। आज इंश्योरेंस में 100% एफडीआई लेके आ गए। आज रुपए की कीमत जिस तरह से गिरी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री कहते थे देश के रुपए की कीमत गिरती है, देश की इज्जत गिरती है। अब इज्जत बढ़ रही है, गिर रही है, मुझे पता नहीं। अमरा जी, मुझे एक बात बताइए, $1 बिल्कुल इसका जवाब हम गोपाल कृष्ण जी से लेंगे, लेकिन आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। लंबे समय तक आप भी सरकार के साथ रहे हैं। यूपीए के टाइम में आपकी सरकार को कहा जाता था औद्योगिकरण का विरोधी। कितने उद्योग आपने उसमें लगवाए उस वक्त? कितने नौजवानों को उस वक्त रोजगार मिला? किसानों की समस्या उस वक्त कहाँ तक हल हुई? मैं कहना चाहता हूं कि देश का सबसे आदिवासी है, जो 12 करोड़ आबादी है, जो जंगलों में हमेशा पुलिस और वन विभाग की प्रताड़ना झेलते थे, जो खेती और बसे हुए थे, उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट दे करके उनको उस जमीन से अधिकार देने का काम किया है। इस देश के ग्रामीण 80% जो लोग गांव में रहते हैं, उस गरीब को 100 दिन की काम की गारंटी देने का काम किया। किसी भी सरकार ने उससे पहले, जब हमारी 65 सांसद लेफ्ट के थे, पहली बार इस देश के गांव के गरीब को 100 दिन की गारंटी, जिसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर चुकी है जी राम जी के नाम से। हर जगह इनको केवल सांप्रदायिक आधार पे अंग्रेजों की नीति बांटो लूटो राज करो, उस नीति पे है। निश्चित रूप से उस समय देश की जनता में महंगाई पे कंट्रोल था, बेरोजगारी पे कंट्रोल था, और किसान को भी एमएसपी, किसान की आत्महत्या रुके, इसके लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन किया और उसने सिफारिश दी। निश्चित रूप से उन्होंने लागू नहीं की, लेकिन इन्होंने वायदा करके 2014 से लेकर के 25 तक अभी तक इन्होंने उसको नहीं किया। आप अंदाजा कीजिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा पूरा देश में होता है। 2775 रुपया इन्होंने एमएसपी घोषित कर रखी है। और अग्रवाल साहब बता दें, अपनी सरकार की तरफ से 1 किलो बाजरा भी राजस्थान से खरीदा हो, और इन जो जिनकी एमएसपी है उन पे नीचे भावों पे बेचने से इस 11 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इस देश के अन्नदाताओं को हुआ, जिन पे एमएसपी है। केवल घोषणा करने से 2775 नहीं, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। तो गोपाल जी आप बताइए, आप कह रहे हैं किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, 78 साल बाद आप रोजगार दे रहे हैं। जल जीवन मिशन में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, मैं समझता हूँ आज भी राजस्थान 70% लोग फ्लोराइड युक्त पानी खरीद के पी रहे हैं। और जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, मैं समझता हूँ राजस्थान वो प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा पेयजल के लिए आज भी दुखी है, और केंद्र सरकार केवल देख रही है। गोपाल जी आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पूरे इतिहास को जाएंगे, मैं डेटा बहुत दे सकता हूँ। जिस तरह हर घर जल योजना के अंतर्गत एक समय था जब 2019 में आई थी हर घर जल योजना, उसके पहले केवल 2.5 करोड़ लोगों को के घरों में नल के द्वारा जल दिया जाता था। अब लगभग 10 करोड़ के ऊपर लोग हैं जिनके घरों में नल के द्वारा जल जा रहा है। अगर 6-7 साल में इतने लोगों के घरों में नल के द्वारा जल देने का काम सफल काम किया है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट सेशन है, ये आने वाले बजट सेशन पे जो डिस्कशन है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह कि कौन कौन से बिल हम लेके आने वाले हैं, कौन कौन से आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के मार्ग प्रशस्त करने वाले, उनके ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा का यह दिन है। और इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं एक सवाल है, आईबीसी जिस तरह से बैंकों का पैसा लूटने का काम पिछले यूपीए सरकार ने किया, उसको बैंकों के पैसे को रिलीज करके कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग इनके दोस्त थे, टेलीफोन बैंकिंग के माध्यम से बैंकों का पैसा लेके भाग रहे थे, उन लोगों को पकड़ के बैंकों का पैसा वापस करवाने का काम पिछले 11 साल में किया है। उसका एक महत्वपूर्ण एक परिणति अब आईबीसी के अमेंडमेंट के रूप में आ रहा है। आईबीसी अमेंडमेंट सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म के रूप में माना जाता है। बैंकों का पैसा वापस करवाया,
बैंकों को मजबूत स्थिति में लेके आए और आज हमारे बैंक क्रेडिट देने में, लोन देने में, सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक इंप्लीमेंट करने में सक्षम हो गए। यह महत्वपूर्ण है। फिर एक जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्म किया था, वन नेशन वन मार्केट, और जिस वक्त जीएसटी लेके आया था, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा था कि एवरेज जो जीएसटी रेट है, जीएसटी न्यूट्रल रेट, वो 15.5% होना चाहिए। आज 10% से भी नीचे का इनडायरेक्ट टैक्स है। चाहे बिस्किट खरीद रहा हो, तेल, कंगा, कोई भी चीज देश की करना है, और वह 18% से ऊपर का टैक्स बहुत कम, जनरली निल है। और पहले एक समय 25 से 30% का इनडायरेक्ट टैक्स होता था। एक आम आदमी को 12 लाख तक की उसकी इनकम में निल टैक्स दिया जाता है। तो सरकार आने वाले समय में महत्वपूर्ण काम कर रही है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस तरह से मजबूती प्रदान की गई है, स्टार्टअप, स्टैंड अप, रेडी पटरी वालों को विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उनके सशक्तिकरण, स्किल डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। इन्हीं चीजों को आगे लेके जाने वाले हैं। इस बजट पे हम आर्थिक रूप से भारत को और सशक्त करने का काम करने वाले हैं। आईबीसी, फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म्स, देखिए और मेरे से भी सवाल ले लीजिए, मुझे जवाब भी तो देना है। आप बजट पे बोलिए ना, बजट सेशन पे बोलिए। पिछले 11 साल की बातों पे तो हम जाएंगे, आज नहीं है। लेकिन तहसीन जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, आज का दिन इस बात का दिन है कि सरकार किस चीज पर फोकस कर रही है, कौन से बिल ला रही है, आम आदमी के लिए क्या राहत ला रही है, और विपक्ष जो है उसमें किस तरह से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने वाला है। तहसीन जी आपसे समझना चाहेंगे, सवाल होने चाहिए समाधान के साथ, किस तरह के समाधान और किस तरह की गारंटी की विपक्ष जो है पूरा सहयोग देगा कि सत्र चले सुचारू रूप से, जिससे कि जिस जनता के आप प्रतिनिधि हैं उनके जो सवाल हैं वो सरकार के समक्ष आ सके और जो राहत है वो पहुंच सके। और सजेशन देना क्या करना चाहिए इस बजट में, आप दीजिए। ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, आप बताएंगे कि इस बजट में ये करो, इस पे चर्चा करो, तो आपका स्वागत है। हम सुनेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे, आपके प्रश्नों का भी जवाब देंगे। लेकिन आप 11 साल की बातें करोगे तो फिर हमें भी पूरा डाटा देना पड़ेगा। बात रखना चाहता हूँ जी तहसीन जी। गोपाल जी ने कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। सच में ये है कि फेड अप हो गया इंडिया। ये सिर्फ कल की बातें करते हैं, अचीवमेंट कुछ नहीं ना। मैं 300 स्टार्टअप तो स्पेस टेक्नोलॉजी में है, 2 लाख से ऊपर स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं। गोपाल जी इन्हें भी रोकिए, सबकी बात आने दीजिए। थैंक यू। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फेड अप हो गया इंडिया। अभी आप देखिए, जिस आईएमएफ का जिक्र कर रहे थे गोपाल जी, जिस इंटरनेशनल एजेंसीज का जिक्र करते हैं, आईएमएफ ने दूसरी बार लगातार भारत को सी ग्रेड असाइन किया है हमारे नेशनल अकाउंट्स को। कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको वर्तमान सरकार ने ठगा नहीं। उसमें भी उन्होंने फर्जीबाजी कर दी है। आप मुझे सिंपल चीज बताइए, इतनी प्रगति हो रही है भारत के अंदर, इतना प्रोग्रेस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स क्यों भारत छोड़ के जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि टैक्स टेररिज्म भारत में बढ़ चुका है, जीएसटी के एक्सटॉर्शन है। दूसरी चीज, गोपाल जी की बात चल रही थी कि हमें जो बिल्स आ रहे हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्स ये लोग पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते, 3 या 4 मिनट में बिल्स को वॉइस वोट से पास करवा देते, विपक्ष को ये लोग बोलने नहीं देते, और कोई भी बहाने पर पार्लियामेंट को सस्पेंड कराते। मुझे आज अरुण जेटली जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी की वो बात याद आती है कि पार्लियामेंट जो है इसकी चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन हाउस विपक्ष का होता है। लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जिस तरह से व्यवहार होता है विपक्ष के साथ, बिल पे चर्चा नहीं होती, बिल लाया जाता है, रैम थ्रू किया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन मेन चीज आज ये है, अगर हमें भारत को वाकई एक प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव राष्ट्र बनाना है, तो जो टैक्स में जो बर्डन है हमारी मिडिल क्लास पर, हमारे सर्विस क्लास पर, उस पर हमें बातचीत करना चाहिए। सारा भार मिडिल क्लास पे आ रहा है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देख ही नहीं रही है। जिस तरह से जीएसटी की बातें हो रही है, जीएसटी के रेट कम करने से 10% आपने कर दिया औसतम रेट, आप कह रहे हो, लेकिन क्या आम आदमी को राहत मिली? सारी कंपनीज ने अपने दाम बढ़ा दिए। इनफैक्ट आज जो चीज सस्ती थी 18% पे, अब वो ज्यादा महंगी हो गई। तो आप किसके लिए काम करते? क्या आप चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के काम करते, या उन मिडिल क्लास भारत के लिए काम करते जो मेहनत से काम करते, अपने टैक्स का भुगतान करते? आप लोग सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। आपका कोई तहसीन जी आपके सजेशन क्या है? सजेशन है टैक्स रिफॉर्म्स। अभी इन्होंने कहा 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, सॉरी 12 लाख तक रिबेट मिलता है जिसमें टैक्स आता है। दोनों में बहुत अंतर है।
तो और उसके लिए जो आपके क्राइटेरिया, आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना पड़ेगा। लेकिन पुराने टैक्स रेजिम में अगर मेरी LIC की पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो इन्हीं के भरोसे पे मैंने लिया था कि मुझे उस पर रिबेट मिलेगा, इन्होंने वो पॉलिसी को चेंज कर दिया। मतलब कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। ये एक बात है। टैक्स रिफॉर्म्स हमें चाहिए, GST के अंदर एक्सटॉर्शन बंद होना चाहिए। तीसरी चीज, मिडिल क्लास जो टैक्स भरता है उसके लिए सुविधा होनी चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए हमारे पास सिर्फ फंडिंग नहीं, स्टार्टअप्स, हमारे जो स्टार्टअप्स में एम्प्लॉयमेंट हो उसके लिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो उसका एक रोड मैप होना चाहिए। AI को लेकर हमारे पास कानून होने चाहिए। इस पर कोई चीज की बात नहीं। लास्ट चीज, IBC की बात करते हैं। IBC में क्या करते हैं ये लोग? IBC में अगर कोई कंपनी जाती है, कहती है ठीक है मेरा 1 लाख करोड़ का डेट है, दूसरी कोई कंपनी इसको 3,000 4,000 करोड़ में खरीद लेते, कहते हैं हमने बैंक के साथ सेटल कर दिया। अगर आप वाकई करप्ट लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहते थे और वाकई पिछले सरकार में करप्शन हुआ था, तो आपने कितने बैंकर्स को प्रोसिक्यूट किया? कितने बैंकर्स को आपने प्रोसिक्यूट किया? ठीक उतने जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 0। तो अगर करप्शन हुआ तो बैंकर्स इन्वॉल्व नहीं थे, उनको क्यों प्रोसिक्यूट नहीं किया? IBC के माध्यम से इन्हीं के दोस्त उसी बैंक से लोन लेकर उसी बैंक को पैसा चुकाते, और एक दिन ये भी बबल बर्स्ट होगा। चलिए, अनमोल जी काफी टाइम से कुछ कहना चाह रहे हैं। अनमोल जी, आप बताइए, क्या कुछ सजेशन आपके हैं? पंजाब में आपकी सरकार है, क्या कुछ आप चाहते हैं सरकार से कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सुझाव बहुत ज़रूरी हैं। 2 सुझाव हैं। पहला है कि झूठ बोलना बंद करो, दूसरा है आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा करना बंद करो। 4 बात कही इन्होंने, प्रमाण के साथ कहूंगा, नहीं तो माफ़ी मांग के जाऊंगा आपके शो पे। क्या ये सरकार 90 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है? नहीं दे रही, पहली बात। दूसरी बात, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, 12 साल मतलब 24 करोड़। राज्यसभा में इनके सांसद ने पिछले साल ये कहा है कि हम 12 साल में 2 करोड़ रोजगार भी नहीं दे पाए, 24 करोड़ तो छोड़ दीजिए। किसानों की इन्होंने बात की, आज तक आय दुगनी नहीं हुई। इन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन ये पूंजीपतियों की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ करे, किसानों के माफ नहीं करे। 3 काले कानून लाए, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। एक सेकंड, मैं बता रहा हूं, आपके क्या है? वही सजेशन है ना। नमामि गंगे पे 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में 60 करोड़ का इन पे फाइन लगाया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 50 करोड़ का। आयुष्मान भारत में कैग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इनकी संस्था है, उसने कहा कि जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। स्किल इंडिया में कैग ने कहा जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं यही सुझाव है कि झूठ मत बोलो भाई साहब, फर्जीवाड़ा मत करो, आम आदमी के जीवन के साथ मत खेलो, उनके लिए कुछ काम करो, उनकी मूलभूत सुविधाओं पे काम करो। और अगर आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप आपकी मंशा तो देखिए। अनमोल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, केंद्र की कितनी योजनाएं आप सरकार ने, जब जहां शासन में है और जहां शासन में रही, कितनी योजनाएं लागू की केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की सारी, और क्या वजह है अगर लागू नहीं हुई तो? आयुष्मान भारत जबरदस्त भ्रष्टाचार, इनकी एजेंसी का सर्टिफिकेट। दूसरा मैंने बताया आपको, नमामि गंगे जबरदस्त भ्रष्टाचार, स्किल इंडिया जबरदस्त भ्रष्टाचार। सारी इनकी नीतियों में तो भ्रष्टाचार है। इनकी नीतियां आती पूंजीपतियों के लिए, लेकिन पूरे देश आम में ये आदमी के लिए योजनाएं नहीं लागू आती। हैं। माफ कीजिएगा, पूरे देश में ये योजनाएं यही लागू तो हैं, सवाल है। लोग फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली में भी जब लगी तो लोगों ने स्वागत किया। अच्छा चलो ठीक है, समय हमारे पास, ये बताओ, आप बताइए आपका सुझाव क्या, सुझाव बताइएगा। ये दिल्ली में यमुना साफ नहीं कर पाए, जिस तरह से ये दिल्ली में यमुना में पानी पिलाए, संसद 5 साल की सरकार राजनीतिक यमुना बहस साफ का नहीं मंच करा नहीं पाई। बनकर रह जाएगी। ये क्या देखिए, कहना चाहिए, अभी बताइए। दिल्ली में लाभ इतने है, साल गोपाल जी, बात किया। गोपाल जी, जितना लुटाया है उनको वापस करें। आप देखिए, जो कॉरपोरेट पे टैक्स 30% था, उसको 20% करने का किया है। और जब मोदी जी आए, जब पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर केंद्र सरकार का 3 रुपया था, वो आज 23 रुपया है। मतलब इनकी नज़र में जो पेट्रोल काम में मोटरसाइकिल चलाता है वो तो अमीर आदमी है, और कॉरपोरेट है वो गरीब है, उसका टैक्स कम कर रहे हैं। और 16 लाख ही नहीं, अभी अनमोल जी ने कहा 16 लाख ही नहीं है, मेरे प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने उत्तर दिया है 14 से 24 तक 25.5 लाख करोड़ रुपया बड़ी बड़ी कंपनियों का जो एक भी पैसा नहीं माफ किया है। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड में है, साफ झूठ बोल रहे हैं। एक भी पैसा माफ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। माफ कीजिए, बट्टे खाते चर्चा के लिए ये कार्यक्रम रहा है, लेकिन एक भी इसमें पैसा जो माफ नहीं किया है। राजनीति के मुद्दे हैं वो ज्यादा मुखर हो रहे हैं। गोपाल जी, समय हमारे पास सीमित है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। पिछली बार कृषक पे फोकस किया गया था बजट, उसके बाद लगातार जिस तरह से काम हुआ है, इस बार का जो फोकस है वो क्या रहेगा? 3 बड़े क्षेत्र आपसे समझना चाहेंगे, क्या देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं विश्व के बड़े बड़े कंट्री से, इसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर MSME सेक्टर को मजबूती प्रदान करके ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना के इन चीज़ों का फायदा मिले, इसलिए पूरा काम करने का ये बजट
एक रोड मैप देगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी प्रोडक्ट और कोऑपरेटिव सेक्टर और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यह ग्रामीण क्षेत्र में हमारे विकास को लेके जाएंगे। इन लोगों को भी मजबूती प्रदान करने का रोड मैप लेके सरकार इसमें क्यों आप किसानों से जो है उनकी किसानी छीनना चाह रहे हैं? 2040 में चलिए एक बड़े विजन के साथ इनसे सवाल पूछ लीजिए। एक बड़े विजन के साथ एक सवाल पूछ लीजिए सीमित है। एक बड़े विजन के साथ सरकार बजट लाने जा रही है और विपक्ष से भी उम्मीद कर रही है कि एक सकारात्मक चर्चा हो। राजनीतिक बहस का मुद्दा जिस तरह से ये कार्यक्रम बना, उस तरह से जो संसद का सत्र है वो ना बने और उन लोगों के लिए बात हो जिनके लिए जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आए हैं और आम लोगों का विकास हो एक सशक्त और समर्थ भारत के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही और मैं अपने जो मेहमान हैं गोपाल कृष्ण जी, तहसीन पूनावाला जी, पवार जी और अमरा राम जी, बहुत शुक्रिया हम जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में, आपके सहयोग के लिए। इसके साथ ही बहुत ही उम्मीदों के साथ सबकी नज़रें जो हैं बजट सत्र पर लगी हुई हैं और सरकार का विजन भी बहुत बड़ा है और इंतज़ार है और इसकी भी जानकारी लगातार हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।